माननीय जबलपुर हाईकोर्ट के द्वारा दिनांक 14 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश में हुई एमपी वर्ग 3 में बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्या अवैध है, इसके संदर्भ में वहां पर सुनवाई हो रही है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को दिए गए फैसले के बाद से पूरे देश भर से बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक में अमान्य घोषित कर दिए गए हैं। 28 जून 2018 के एनसीटी के नोटिफिकेशन को क्वैश होने के बाद से इन सबके बाद से मध्य प्रदेश की शिक्षक भर्ती में कुछ महीने हो चुके हैं बीएड अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र पाए हुए और वो सर्विस दे रहे हैं। इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में बीएड अभ्यर्थियों के जॉब पर क्या खतरा है, इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नौकरी पा करके और हाथ से निकलना बहुत दर्दनाक स्थिति होती है, लेकिन कोर्ट जो है कभी भी किसी की भावनाओं को ध्यान में रख करके नहीं, बल्कि जो भी फैक्ट्स होते हैं, जो भी कानून होते हैं, उसको ध्यान में रख करके देती है। तो अगर आप किसी भी पक्ष से हैं, चाहे बीएड के पक्ष से या फिर डीएलएड के पक्ष से, कुछ समय के लिए बिल्कुल न्यूट्रल हो जाइए और सेंटर में रह करके इस वीडियो को देखिएगा, तभी पूरे मामले को आप समझ पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माननीय जबलपुर हाईकोर्ट अपने कोर्ट ऑर्डर में ये लिखती है कि पिछली सुनवाई जो कि 28 अगस्त 2023 को हुई थी, उसमें 2 आईए को अलाउ किया गया था। ये आईए बीएड पक्ष से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बीएड धारी अपना भी पक्ष रखना चाहते थे मध्य प्रदेश की इस शिक्षक भर्ती में, जो कि डीएलएड वाले अभ्यर्थी चैलेंज किए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से। यहाँ पर 2 आईए का नंबर आप देख पा रहे होंगे, जिसमें पहले आईए में 7 और दूसरे आईए में 787 पर्सन जुड़े हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये याचिका जबलपुर हाईकोर्ट में डीएलएड की तरफ से दायर की गई है और उनके जो वकील हैं श्री विज्ञान शाह जी, जो कि बीएसटीसी का पक्ष रख रहे थे ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, उन्होंने ये पॉइंट आउट किया। पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं, लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर हैज पॉइंटेड आउट दैट जो आईए में अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं 7 और 787 क्रमशः 2 आईए में, वो आईए दाखिल करके देवेश शर्मा वाले मामले में, जो कि 20,743 ऑफ 2021 है, जो कि देवेश शर्मा वाले मामले में पहले से आईए दाखिल करके जुड़े हुए थे और आईए नंबर यहां पर उनके द्वारा बताया गया है कि 152,156 ऑफ 2022 है। इस मामले को डिटेल में समझने के लिए आपको पहले सुप्रीम कोर्ट में चलना होगा। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई होती है 24 अगस्त 2022 को। ये जो भी आप डेटा देख पा रहे हैं सब ऑथेंटिक सोर्सेज से हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से प्राप्त किया गया, तो आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। श्री देवेश शर्मा जी वाले मामले में जो सुनवाई हुई थी वो सब डेटा आप देख पा रहे होंगे। इसमें एक सुनवाई हुई थी 24 अगस्त 2022 को, जिसका कोर्ट ऑर्डर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस सुनवाई के दौरान जब बीएड वकील अपना पक्ष रख रहे थे और उन्हें यह प्रतीत हुआ कि उनका पक्ष कमजोर हो रहा है, तो फिर इस पूरे मामले को, जो कि राजस्थान से उठ करके सुप्रीम कोर्ट में गया था, उन्होंने इसे नेशनल इशू बनाने के लिए प्रयास किया और उन्होंने बताया कि इस नोटिफिकेशन, जो कि 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था, वो पूरे देश भर में लागू होने के बाद से बहुत सारे राज्यों में पहले ही शिक्षक भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। इसका हवाला देते हुए उन्होंने ये कहा कि सभी राज्यों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए, जिस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजी हो गए और ये कहते हुए उन्होंने कोर्ट ऑर्डर में लिखा, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, सेकंड वाला पैराग्राफ, मीनवाइल यूनियन ऑफ इंडिया एनसीटी डिफरेंट स्टेट्स बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और अदर प्राइवेट पर्सन इंटरवेंटर्स शैल बी एट लिबर्टी टू फाइल देयर रिस्पेक्टिव काउंटर एफिडेविट्स रिजॉइंडर्स टू कंप्लीट द प्लीडिंग्स। यानी कि अगर कोई भी प्राइवेट पर्सन या फिर कोई भी राज्य या फिर कोई भी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन या फिर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी अगर अपना पक्ष रखना चाहता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आईए दाखिल करके अपना पक्ष रख सकता है। साथ ही साथ इस केस को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अगली तिथि दे दी 12 अक्टूबर 2022 को। इसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में आप देख सकते हैं, लिस्ट द मैटर फॉर हियरिंग ऑन 12 अक्टूबर 2022। पूरे मामले को ध्यान से समझिए। अक्टूबर 2022 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। उससे पहले मध्य प्रदेश में जो शिक्षक भर्ती हो रही थी उसको हाईकोर्ट में पहले ही डीएलएड अभ्यर्थियों ने चैलेंज कर दिया था और डबल बेंच के द्वारा यह फैसला दिया गया कि जो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया है वो कोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। 7 जुलाई 2022 को ये फैसला दिया गया था और ये न्यूज आर्टिकल 8 जुलाई 2022 को प्रकाशित हुआ, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। ध्यान से देखिएगा, इस परीक्षा के तहत होने वाली नियुक्तियों को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन कर दिया जाता है, ये हाईकोर्ट कह देती है। इसका मतलब ये हुआ कि मध्य प्रदेश में जो बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति पाकर के सर्विस कर रहे हैं, उनका
अभ्यर्थन माननीय हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रखा गया है। अब लौट करके आइए सुप्रीम कोर्ट में। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, जबलपुर हाईकोर्ट में श्री विज्ञान शाह जी, जो कि डीएड की तरफ से अपना पक्ष रख रहे थे, उन्होंने अवगत ये कराया कि जो आईए जबलपुर हाईकोर्ट में दाखिल करके बीएड वाले अभ्यर्थी उपस्थित हुए हैं 2 आईए के माध्यम से, जिसमें पहले में 7 और दूसरे में 787 है। इसमें से कुछ अभ्यर्थी बिल्कुल कॉमन है जो कि सुप्रीम कोर्ट में 12 अक्टूबर 2022 की सुनवाई में आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे। और 12 अक्टूबर 2022 का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो अपने स्क्रीन पर आप अभी देख पा रहे होंगे। इसमें लास्ट पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एनी स्टेप टेकन during pendency of these proceedings having impact on the controversy out of which these proceedings arise shall be subjected to final outcome of any further order that may be passed in these matters। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि इन सभी मामलों की सुनवाई एक साथ की जाएगी। इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान उठाया गया कोई भी कदम जिसका विवाद पर प्रभाव पड़ता है, जिससे ये कार्यवाहियां उत्पन्न होती हैं, अंतिम परिणाम या इन मामलों में पारित होने वाले किसी भी अगले आदेश के अधीन होगी। यानी कि चूंकि मध्य प्रदेश से संबंधित जो बीएड वाले अभ्यर्थी थे आईए दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और 12 अक्टूबर के कोर्ट ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है कि इस मामले में जो भी कार्रवाई होगी, अब चूंकि मध्य प्रदेश में बीएड अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं, तो जो भी कार्रवाई होगी वह माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रख दिया गया है। यानी जो आईए वहां पर दाखिल हुआ सुप्रीम कोर्ट में, वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से फैसले के अधीन कर दिया गया, और हाईकोर्ट में तो पहले से फैसले के अधीन था। अब फिर से आइए सुप्रीम कोर्ट में। इस मामले में अंतिम जो सुनवाई हुई थी 12 जनवरी 2023 को हुई थी, और मामले को सुनते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व कर लिया था। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, 12 जनवरी के सुनवाई में बहुत सारे राज्यों के वकील अपना पक्ष रखने के लिए उपस्थित हुए थे, और मध्य प्रदेश से भी जो आईए दाखिल हुआ था उन्होंने अपना पक्ष रख लिया था। इन सबके बाद से जो फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आता है वो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। 37वें नंबर पॉइंट में साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि 25 नवंबर 2021 का जो ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला है उसको बहाल किया जाता है, और जितने भी इसके संबंध में अपील्स हैं, याचिकाएं हैं, उसको खारिज कर दिया जाता है। आगे पढ़िए, यहां पर लिखा गया सबसे लास्ट सेकेंड लाइन पढ़िए, द रीट पिटीशन एंड ऑल पेंडिंग एप्लीकेशन स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ इन लाइट ऑफ एबव ऑर्डर। यानी जितनी भी पेंडिंग्स थी, चाहे वो आईए की बात कर लीजिए, वो सब कुछ खारिज कर दी गई माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दिए गए ऑर्डर के अनुसार। और इसी में मध्य प्रदेश का भी आईए था जो कि बीएड अभ्यर्थियों से जुड़ा हुआ था। अब लौट आइए फिर से जबलपुर हाईकोर्ट में 14 तारीख की सुनवाई को लेकर के। 14 तारीख की सुनवाई के कोर्ट ऑर्डर जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें पैरा में ये साफ शब्दों में मेंशन किया गया है कि जो पिटिशनर के वकील हैं उन्होंने ये दावा किया है कि 778 ऑफ 2023 और 3343 ऑफ 2023 जो कि आईए दाखिल किया गया है, उसमें कुछ एप्लीकेंट्स जो हैं वो कॉमन है, जो कि एपेक्स कोर्ट में यानी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कॉमन थे। और ये पक्षकार पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हार चुका है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जितनी भी पेंडिंग्स हैं, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, वो सब कुछ खारिज किया जाता है। यानी कि बीएड वाले अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट से ऑलरेडी हार चुके हैं मध्य प्रदेश में, जो आईए दाखिल करके उपस्थित हुए थे। इसके बाद से दूसरे पेज पर आइए, जो कि जबलपुर हाईकोर्ट के कोर्ट का डिसीजन है। इसमें साफ शब्दों में जो पिटिशनर के वकील हैं यानी कि श्री विज्ञान शाह जी, उन्होंने ये आरोप लगाया कि इस तथ्य का कोई भी खुलासा नहीं किया गया कि उक्त हस्तक्षेपकर्ताओं ने उपरोक्त मामले में शीर्ष अदालत का भी दरवाजा खटखटाया था। इसी बात को लेकर के कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो आईए दाखिल सुप्रीम कोर्ट में करके अभ्यर्थी उपस्थित थे, उस बात को बीएड के वकील जो कि जबलपुर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रख रहे थे, इस बात को वो डिस्क्लोज नहीं किए थे, जिसको लेकर के जो पिटिशनर यानी कि डीएड के वकील थे उन्होंने हाईकोर्ट को अवगत कराया। जिसके बाद से अगले लाइन में देखिए यहां पर क्या कहा गया है, प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त हस्तक्षेप आवेदनों में इस महत्वपूर्ण तथ्य को छिपा दिया गया है। आगे पढ़िए, ऐसे में आईए संख्या दिस एंड दिस में हस्तक्षेप करने वाले के विद्वान वकील को यह समझाने के लिए कि 1 सप्ताह का समय दिया जाता है कि उक्त आवेदनों की अनुमति देने वाले दिनांक 28 अगस्त 2023 के आदेश को वापस क्यों नहीं लिया जाए। आगे देख लीजिए, समूह में मुद्दा शामिल है। देवेश शर्मा के मामले में सिर्फ शीर्ष चुकी याचिकाकर्ताओं अदालत में ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए मामले को आईए संख्या दिस एंड दिस विचार करने और अंतिम रूप से सुने जाने के लिए 4 अक्टूबर 2023 को सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम तिथि जो है फाइनल जजमेंट के लिए 4 अक्टूबर 2023 को
तिथि घोषित कर दी है। अब यहाँ पर बीएड का जो पक्ष है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। क्यों? ध्यान से समझिएगा इस पैराग्राफ को। यहाँ पर साफ शब्दों में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने अपने कोर्ट ऑर्डर में ये बात मेंशन की है कि 28 अगस्त 2023 को जब 2 आईए को अलाउ किया गया और इस आईए को दाखिल करने के दौरान ये बातें नहीं बताई गई कि इस आईए में जो अभ्यर्थी उपस्थित हो रहे हैं वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट से हार चुके हैं, तो फिर 28 अगस्त 2023 को जो जजमेंट हाईकोर्ट ने पास किया क्यों ना उसको वापस ले लिया जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईए अलाउ किया गया है उस आईए को खारिज करने की बात ऑनरेबल जबलपुर हाईकोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें उनसे छुपाई गई हैं। अब 4 अक्टूबर 2023 को जो फैसला आने वाला है अंतिम हियरिंग के बाद से, निश्चित तौर पर अब आपको अंदाजा लग रहा होगा कि किसका पक्ष कमजोर है और किसका पक्ष मजबूत है। आप जरूर बताइएगा इस पूरे मामले को आप किस नज़रिए से देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।